फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। और मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान। सबसे पहले आप लोग यही बताइए कि कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, क्या जितना मैटर आपको मिल रहा है वो सफिशिएंट है? आप इसको कवर कर पा रहे हैं? जितनी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है आपको सभी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फिर आज की अगर बात करें, आज के सेशन हम रखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन का आपका सिलेबस सबसे बड़ा है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा सिलेबस अगर बात करें तो वह सामाजिक अध्ययन का आपको देखने को मिलता है। तो हम इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। आपकी लगातार डिटेल्ड क्लास भी आ रही है। और बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपकी सीरीज भी चलाई हुई है। तो आज की सीरीज में हम अति लघु प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन रहने वाला है। तो सभी लोगों ने बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को लगाना है और समझना है। ठीक है, नहीं आता है तो समझना है और आता है तो उसको रिवाइज करना है। आपकी एक बुलेट रिवीजन की तरह आज की क्लास होगी। तो बहुत ध्यान से सभी लोग करिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर ऐसे नहीं सर्च कर पाते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। क्वेश्चन है आपका सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, कि कितने कर्म सिद्धांत उनको बताए गए हैं। प्रत्येक मुसलमान को कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि कौन सी 5 चीजें या कौन से 5 काम ऐसे हैं जो करने ही चाहिए। ठीक है, तो वह 5 चीजें कौन कौन सी है? पहली है कलमा, नमाज पढ़ना, रोजा रखना और जकात देना और हज। ये 5 जो है, ये 5 काम उनको करने ही चाहिए प्रत्येक मुसलमानों को। यह बात कही गई है इस्लाम धर्म के अनुसार। ठीक है, इस्लाम धर्म की पूरी एक आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपने इसको नहीं देखी है जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सामाजिक अध्ययन सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बहुत अच्छे से सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे। गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न है भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में अगर इस्लाम धर्म की स्थापना की बात करें तो वह मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। यानी उस समय पर मोहम्मद बिन कासिम का शासनकाल हुआ करता था। इनके शासनकाल के समय से ही क्या मानी जाती है? इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। हालांकि आपको जितने क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं ये एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर सवाल मिल रहे हैं, एक से बढ़ के एक आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की अगर बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? यह भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। यह उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों यह उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दान पुण्य में विश्वास रखते थे, बहुत ज्यादा दान देते थे, तो इसीलिए इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ऑलराइट, अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगाएंगे तो भी कम है। ठीक है, इतना ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में। पूछा क्या गया है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसके बारे में गाइस मैंने आपको कई बार बताया है 2.5 दिन का झोपड़ा इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको मैंने यही चीजें क्लियर की थी इसके बारे में कि 2.5 दिन का झोपड़ा कोई झोपड़ी नहीं है, ये एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा उसका नाम है, यह एक मस्जिद है। और कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उससे रिलेटेड जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उन्हें रिमाइंड करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि किसने निर्माण कराया, तो आपने साथ साथ ये भी जान लिया कि कहाँ स्थित है, अजमेर में। और क्या है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? यह एक मस्जिद है। अब चलिए बात करते हैं निर्माण किसने करवाया, ये भी आप उसी के साथ जोड़ लीजिएगा। तो इसका निर्माण करवाया था कुतुब
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किसी मीनार का भी निर्माण करवाया था? हाँ, बिल्कुल करवाया था। इन्होंने जो आप कह सकते हैं कुतुब मीनार, उसको शुरुआत की थी बनाने की। ठीक है, उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। पूर्ण नहीं करवा सके लेकिन शुरुआत की थी बनवाने की, उसकी नींव रखवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भक्ति संतों का मूलाधिकार था या मूलाधार था। क्या था? जो भक्ति संत थे उनका मूलाधार क्या होता था? तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। ठीक है, समझ आ जाती है इनसे संबंधित आपको चीजें। और दोस्तों, भक्ति आंदोलन से संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो जान लेते हैं रामानुज और निम्बार्क। रामानुज और निम्बार्क, ठीक है, ये दो नाम याद आप बिल्कुल रखेंगे। रामानुज, निम्बार्क, दो नाम याद रखने में कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। बिन से याद रख लीजिए बहमनी। ठीक है, बिन से बहमनी। ठीक है, इन्होंने करवाई थी 1347 ईस्वी में, इनके शासनकाल में ही इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया था? ठीक है, कितने शासकों ने राज्य किया था बहमनी राज्य में? तो वह है इसका आंसर 14। ठीक है, 14 आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, यह भी इसी राज्य से संबंधित है। क्या है? बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? कौन सा आया था? तो उसका नाम हो जाता है एथनेसियम निकितिन। ठीक है, एथनेसियम निकितिन याद हो गया आपको? एथनेसियम निकितिन। एक दो बार और इसका नाम लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न क्या है? बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है कि कितने राज्यों का जो है उदय हुआ बहमनी राज्य के पतन के बाद, यानी इसकी समाप्ति के बाद कौन कौन से नए राज्य बने इससे अलग होकर के? तो 5 राज्य बने। कौन कौन से? बीदर, बरार, बीजापुर। 3 तो नाम बै से ही शुरू होते हैं, आप याद रख सकते हैं। बै से ही बहमनी बनता था और इसके तीनों जो है शुरुआत होती है बै से, तीनों की। आगे बात करें तो अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, अहमदनगर और गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीमत, बरार, बीजापुर। याद रख पाएंगे? चलिए अगला प्रश्न क्या है? बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा। क्या नाम था? गुलबर्गा। बहमनी राज्य की राजधानी हुआ करती थी गुलबर्गा। ओके, अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का बहुत पूछे जाते हैं आपसे इनके बारे में। हरिहर और बुक्का नामक जो 2 भाई थे उन्होंने किस राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने ही विजयनगर की राज्य की स्थापना की थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या प्रश्न हैं चलिए जानते हैं। आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? ठीक है, आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो यह कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो यह आधारित था सामंत शाही प्रथा पर। ठीक है, कौन सी? सामंत शाही प्रथा पर आधारित था विजयनगर राज्य। और अभी हमने जाना विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? विजयनगर राज्य के बारे में आपसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिल गए हैं। विजयनगर साम्राज्य उसकी सुविधाओं के अनुसार 6 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, 6 प्रांतों में विभाजित था। अगला प्रश्न है चंद्रमा की कितनी गतिविधियां होती है? चंद्रमा कौन कौन सी गतिविधि करता है? इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली है घूर्णन। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण करता है, उसका चक्कर लगाता है और सूर्य के सापेक्षिक गति। ठीक है, ये 3 गतियां
होती है चंद्रमा की, ये 3 गति होती है, घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्षिक गति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको ये देखने को यहाँ पर मिल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? ठीक है, चंद्रमा की जो परिक्रमा होती है वह कितने समय में पूर्ण होती है? तो लगभग 29 दिनों में, कुछ अधिक समय भी लग जाता है। ठीक है, एक परिभ्रमण पूरा होता है। चंद्रमा जब अपने अक्ष पर घूमता है तो वह 29 दिनों में, या फिर इससे कुछ थोड़ा बहुत अधिक समय भी लग सकता है, या फिर लगभग 29 दिन आप लिखिएगा, इतना काफी है। ठीक है, लगभग 29 दिन, कम ज्यादा की बात अपने आप उसमें हो जाती है अगर आप लगभग लिख देते हैं। इतने समय में एक परिभ्रमण अपना पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमना चंद्रमा का ही परिभ्रमण कहलाता है, परिभ्रमण काल कहलाता है। ठीक है, आगे बात की जाए, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि चंद्रवर्ष क्या होता है? चंद्रवर्ष क्या है? कुल 12 चंद्र मासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। ठीक है, 12 चंद्र मासों का समूह क्या कहलाता है? चंद्रवर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज खान ने। ठीक है, चंगेज खान ने स्थापना की थी मंगोल राज्य की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद आपको ये रखना ही होगा। ठीक है, मंगोल राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने की थी। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया था? तो उत्तरी चीन के भूभाग को चंगेज खान ने सर्वप्रथम अपने अधीन किया था, यानी सबसे पहले उसको ही अपने कब्जे में लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर ठीक ठाक सा क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन जानते हैं तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ओक्सियाना प्रदेश में केश नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? ट्रांस ओक्सियाना प्रदेश में केश नामक स्थान पर हुआ था 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न आ जाता है, दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 में। ठीक है, 1398 में दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य स्थापित किया था, विजय प्राप्त की थी, ऐसे आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपको यहाँ मिल गया है। क्या पूछा गया है? सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? तो यह है 320 वर्षों तक चला। कितने? 320 वर्षों तक चला। देन अगला प्रश्न आपका आता है, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, साम्राज्य की विशालता, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य था सल्तनत काल का, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था कि जो भी वहां का शासक होता था वो पूरे साम्राज्य की देखभाल कर सके, पूरे राज्य पर अपने निगाह रख सके। ठीक है, उसकी सभी स्थितियों को कंट्रोल में रख सके, उनको काबू कर सके, तो ऐसा नामुमकिन था। इसीलिए इस सल्तनत काल का पतन हुआ, क्योंकि जगह जगह इसके विरोध पैदा हो गए, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसको संभालना बहुत ही कठिन था। ठीक है दोस्तों, समझ तो आ रहा है ना आपको सभी चीजें? ओके, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको एक ही साथ यहाँ पर दो चीजें जानने को मिलेगी, प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने स्थापना की थी उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इन सभी का निर्माण करवाया। इनसे प्रारंभ होती है सल्तनत काल का समय और इब्राहिम लोदी पर आकर खत्म हो जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर खत्म हो जाता है सल्तनत काल। तो यानी अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, और प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न है, सूफी क्या है? सूफी क्या है? तो अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा जाता था। ठीक है, जो भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें ही क्या कहते थे? सूफी कहते थे। कहाँ? अरब में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं, सूफी संप्रदाय को। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है, इसी से संबंधित है, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य कि सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सभी को, कोई भी धर्म का हो तो उसको ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो यह मुस्लिम संप्रदाय का अंश था। ठीक है, सूफी संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय का अंश था, हिस्सा था। अगले प्रश्न में पूछा गया है सूफी संतों का जीवन कैसा होता था? तो इनका जीवन कैसा होता था? सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। ठीक है, मानव सेवा में ही इन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया, जब भी इन्हें सूफी संत कहा जाता था। सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ऊन के बने कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जिनमें वे स्वयं रहा करते थे और उपदेश देते थे, मानव सेवा भी किया करते थे। इतनी चीजें आपको इनके बारे में समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो यही जानिए कि भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों का तथा यज्ञों का परित्याग किया। भक्ति आंदोलन में क्या किया? जितने भी कर्म कांड होते थे, यज्ञ होते थे, इनका परित्याग किया गया और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखना ही इनका जो है उद्देश्य था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे कैसे हुई, ये आप जान लें। दो प्रमुख कारण कौन कौन से? पहला है इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, यानी अपने आप को इस्लाम के जो आक्रमण होते थे समय समय पर, उनसे सुरक्षा चाहते थे। दूसरा क्या है? हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने भक्ति आंदोलन का गठन किया, इसकी शुरुआत की। ठीक है, दोनों आपको उद्देश्य पता चल गए, एक तो इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा रखना और हिंदू समाज और धर्म में सुधार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों अगर बात करें एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर चले तो पूछा गया है स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है। कौन सा? जो पृथ्वी का धरातल मंडलीय भाग होता है या धरातलीय भाग होता है, उसको ही स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडल क्या होता है? स्थल मंडल के बारे में आपने जान लिया, वायुमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। इसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें होती है जिनसे यह बना होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर विभिन्न परिमंडलों का नाम बताइए। कौन कौन से मंडल होते हैं पृथ्वी पर? जैसे हमने 2 की तो अभी बात की, कौन कौन से? स्थल मंडल और वायुमंडल। और क्या होता है? जलमंडल होता है और जैवमंडल होता है। ठीक है, इन 4 परिमंडलों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, पूरी पृथ्वी को कौन कौन से? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। ठीक है, क्लियर हो गई आपको? अब हमने स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में जान लिया, बात करते हैं जैवमंडल के बारे में। ये क्या होता है? पृथ्वी की धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य 3 मंडल मिलते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, जहां पर ये तीनों मंडल मिल जाए उसे ही एक स्थान पर उसे क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। आप सभी तो जानते हैं कि 7 महाद्वीप है, तो यहाँ उन 7 के नाम पूछे गए हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप है और आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से महाद्वीप में स्थित है या कौन से महाद्वीप में भारत है, तो वह है एशिया। ठीक है, और एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतनी बातें? ओके, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पूछा जाता है आपसे प्रश्न। भूपर्पटी किसे कहते हैं? भूपर्पटी क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे ही हम भूपर्पटी कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को पृथ्वी की। ठीक है, अगला प्रश्न है 2019 में आए हुए सभी प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी 2019 में आपसे अति लघु प्रश्न पूछे गए वह सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया? ये सभी दोस्तों 2019 के प्रश्न हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया? तो यह क्या था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया था अशोक
सम्राट ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अजंता वर्तमान भारत में कहाँ पर स्थित है। जो अजंता की गुफाएं है या कहाँ पर स्थित है, यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम बताइए। तो चलिए बता देते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुप्त वंश। ठीक है, ये सभी क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के नाम है। अगला प्रश्न आ जाता है हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो चलिए जानते हैं, तक्षशिला और नालंदा। ठीक है, ये हर्षकालीन शिक्षा के दो शिक्षा केंद्रों के नाम आपने यहाँ पर जान लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अक्षांश पूछा गया था, लेकिन इन्होंने कुछ और बता दिया है, तो यहाँ पर ये सही कर लीजिए आप कि 0 डिग्री अक्षांश को, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश उस पर 0 डिग्री अक्षांश पर ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा यहाँ पर खींची गई है, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है और 0 डिग्री अक्षांश पर खींची होती है। दोस्तों अगर आपसे भूमध्य रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा पूछ लिया जाए, ठीक है, तो भी आप यही समझेंगे, क्योंकि इसे विषुवतीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश पर यह खींची होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और वृत्त रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वृत्त रेखा, विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा एक ही बात है, 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। इंग्लिश में हम इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ इन्होंने इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अपक्षय क्या है। ठीक है, अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो चट्टानें हैं वह उनमें टूट फूट हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय कहेंगे कि अगर पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, उस प्रक्रिया को अपक्षय कहेंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वह कौन सी परत होती है। तो होती है सौभमंडल। ठीक है, सौभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। दोस्तों वायुमंडल की जितनी भी परत होती है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। उस ट्रिक को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज ही प्रोवाइड कर दूंगी शाम को। ठीक है, तो आपको वो ट्रिक जरूर देखनी है। 5 मिनट में आपको सभी वायुमंडल की परत और उनमें होने वाली घटनाओं के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक कौन सी परत स्थित होती है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप उनको याद रख पाएंगे। आप जरूर देखिएगा, वो सिर्फ मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करूंगी, बाकी जगह नहीं कर सकती, क्योंकि वो वीडियो पहले से ही अपलोड है चैनल पर। ठीक है, तो वहां आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े। अब चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्या है, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय ग्रत को क्या कहते हैं। जो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ग्रत है उसका नाम क्या है, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, सबसे गहरा ग्रत है ये महासागरीय ग्रत, इसको क्या कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। तो दोस्तों जब शांति को तुरंत खतरा हो, उस समय उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता हो, तो उस समय क्या किया जा सकता है, उसके मूल अधिकारों का हनन करते हुए उसको हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो है मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है जब उस व्यक्ति को खतरा होता है उस समय पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर फिर से संविधान का देखने को मिला आपको 2019 में ही। आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आपको मिल गए हैं। आई होप आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास रेगुलर ले रहे हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो संविधान उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है, बहुत ही डीप पूछा गया है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है। तो 5 प्रकार के लेख जारी करता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति
के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी होती है? हाइपर इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है, क्या आपको पता है? आपको एक चीज तो यहाँ पर इसके आंसर में पता चल गई है कि मुद्रास्फीति को या क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन। और इसका अर्थ यह होता है कि जब अर्थव्यवस्था में जो सामान्य कीमत होती है उसका स्तर लगातार बढ़ता है, ठीक है, यानी महंगाई बढ़ती है और जो पैसे की वैल्यू है, मुद्रा की वैल्यू है, वो कम होने लगती है और चीजों की कीमत बढ़ने लगती है, ठीक है। यह कहने का अर्थ साफ साफ ये है कि महंगाई बढ़ने लगती है तो उसको हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति यानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और पैसों की कीमत में कमी, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उससे ही हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया। आप देख सकते हैं 2 बार रिपीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये देखने को यहाँ पर सबसे लास्ट में मिल गया है। सो गाइस, आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।